नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। ऐसा धमाका हुआ कि धरती कांप गई, आसमान हिलने लगा। धमाके से निकले धूल, रेत और धुएं के गुबार से पूरा का पूरा आसमान फट पड़ा। बताया जा रहा है कि इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। बम धमाके की ये तस्वीरें बीकानेर से आई हैं। बताया जा रहा है कि सेना के जवानों ने धमाके के जरिए बम को डिफ्यूज किया है। जिस बम को सुरक्षित तरीके से धमाके से नष्ट किया गया है, उस बम के बारे में बताया जा रहा है कि 6-7 दिन पहले वो छोटी नाल इलाके में एक खेत में मिला था। खेत में बम मिलने की खबर के बाद स्थानीय पुलिस ने बम के आसपास कट्टे लगा दिए थे ताकि कोई उसके करीब न जा सके। इसके बाद सेना को इस बम की सूचना दी गई। सेना के जवानों ने मौके पर पहुंचकर बम की जांच की और फिर पूरे एहतियात के साथ उसे धमाके के जरिए नष्ट कर दिया गया। बीच बाजार बवाल मच गया था। एक शख्स को महिला और उसके परिजन दे दनादन दिए जा रहे थे। कभी उसके कपड़ों से उसे खींचा जा रहा था तो कभी उसे बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था। बीच बीच में थप्पड़, घूसों और चप्पलों की बरसात भी हो रही थी। बीच बाजार दे दनादन की ये तस्वीरें भरतपुर के डीग उपखंड से आई हैं। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की पिटाई हो रही है उसका नाम अमरजीत है और वो आशीर्वाद नाम से कोचिंग सेंटर चला रहा था। पीटने वाली महिला इसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने आया करती थी। इसी दौरान अमरजीत उसका फोन नंबर लेकर उसे अश्लील मैसेज भेजने लगा। साथ ही कोचिंग सेंटर आने पर उसके साथ छेड़खानी की तो महिला ने अपने परिजनों को बुला लिया और फिर सबने मिलकर आरोपी की धुनाई शुरू कर दी। बाद में पुलिस को भी अमरजीत के खिलाफ शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज भी सूचना मिली थी कि बस स्टैंड पर काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और झगड़ा फसाद कर रहे हैं। उस सूचना पर मैं जाब्ते के साथ मौके पहुंचा। मौके पर वहाँ जाके मालूमात किए तो पता चला कि आशीर्वाद लाइब्रेरी वाला अमरजीत पूरन सिंह झा ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। उस समय मौके पर काफ़ी लोग इकट्ठे थे। उनमें आपस में मेरे से पूर्व मारपीट भी हो गई। कपड़ों पर खून के धब्बे सूख कर सुर्ख लाल हो चुके हैं और उसकी तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि अगर आप टीवी स्क्रीन पर भी इसे साफ साफ देख लें तो आपकी रूह कांप जाएगी। रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें भरतपुर से आई हैं, जहां इस शख्स को शराब दुकान पर शराब बेच रहे सेल्समैन ने बुरी तरह से पीटा है। साथ ही इस पर चाकुओं से भी वार किया है। बताया जा रहा है कि पवन नाम का यह शख्स कामा कस्बे के देलीगेट इलाके में एक शराब दुकान पर शराब लेने गया था। वहां पिंटू नाम के सेल्समैन ने बियर के लिए प्रिंट रेट से ज्यादा पैसों की डिमांड की। इस पर जब पवन ने सवाल जवाब किया तो सेल्समैन उस पर टूट पड़ा। पहले तो उसने लात घूंसे चलाए और फिर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने के बाद सेल्समैन के चंगुल से किसी तरह पवन बाहर निकला और पुलिस वालों को इसकी खबर दी। चाकू लगने की वजह से पवन का बहुत खून निकल गया था, जिसे पहले पास के अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर इसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बियर लेने गए थे, कल 90 रुपए की बियर थी, आज वो 180 मांग रहे थे तो उसने 180 रुपए की बियर दी थी। फिर तुरंत 180 की दे के तुरंत झगड़ा किया था। हम मतलब कम पैसे दे रहे थे उसके लिए, तो वो बोल रहा था 180 दे। तुरंत उसने मैंने भाई नहीं, जो रेट है बियर की वो रेट है तो नहीं, ये नहीं मिलेगी। तुरंत उसने झगड़ा किया था सेल्समैन ने, पिंटू ने। अब हाथ जोड़े अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। कुछ देर पहले तक यही शख्स खून का सौदा कर रहा था। 2 यूनिट खून के लिए 5000 मांग रहा था, लेकिन पोल खुलने और जबरदस्त पिटाई के बाद अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। खून के सौदागर की ये वायरल तस्वीरें दौसा की हैं।
बताया जा रहा है कि हाथ जोड़ने वाला ये शख्स जिला अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों को ब्लड देने के लिए पैसों की डिमांड करता था। ऐसे ही एक सौदे की बात पर एक समाज सेवी ने इसकी पोल खोल दी और फिर कुछ लोगों ने इसकी पिटाई करने के बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि ये शख्स बेधड़क जिला अस्पताल परिसर में घूमता रहता था और लोगों को अपना शिकार बनाता था। 2 यूनिट के हमसे 5,000 रुपये मांगे, तो ये बात मैंने जाके पीएमओ साहब को बताई, तो उन्होंने कहा कि भाई इस चीज़ के लिए प्रूफ के लिए वीडियो बनाओ। तो हमने सर उसकी वीडियो भी बनाई और फिर बाद में जाकर के हमने जो चौकी प्रभारी हैं बाबूलाल जी उनको सौंप दिया उसको। और हम ये चाहते हैं कि मतलब इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये क्या ब्लड का नाम पे हमारे ग्रुप को भी बदनाम किया जा रहा है इसके अंदर। 1000 मांग रहा था वो 2 यूनिट ब्लड की। फिर इसमें हमने उसको पकड़ा तो उसने बताया मैं तो सेल्फ डोनेशन देने के लिए आया हूँ। फिर हमने उसका पासपोर्ट भी था, वो पता देखा कि ये तो वहीं का रहने वाला है। फिर उस बाबूलाल चौकी को इंचार्ज को बुला के हमने उनके हैंड ओवर कर दिया। कल तक जिन मंदिरों में बाबा भोले पूरे परिवार के साथ विराजमान थे, आज उस मंदिर से वो परिवार समेत गायब हैं। दरअसल यहाँ आए चोर शिवलिंग और बाबा भोले के परिवार की मूर्तियां उड़ा ले गए। बाबा भोले और उनके परिवार की मूर्तियों की चोरी की ये तस्वीरें राजसमंद के खामनेर थाना इलाके की हैं। बताया जा रहा है कि हल्दी घाटी नर्सरी में स्थित शिव मंदिर से चोर शिवलिंग और बाबा भोले के पूरे परिवार की मूर्तियां उखाड़ ले गए हैं। मंदिर से मूर्ति चोरी की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। ये खमनूर में कुछ लोग थाने पे आए और उन्होंने कहा कि हमारी हल्दीघाटी रोड में आगे वन विभाग की नर्सरी है, उस नर्सरी में एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर में कुछ मूर्तियाँ थी जो अज्ञात लोग चोरी करके ले गए। उनके खिलाफ कार्रवाई की, बिल्कुल उनके मुकदमा दर्ज कर लिए इस बात पे और सभी पहलुओं की उसमें जाँच की जा रही है। कंटेनर का हाल बिगड़ गया है, उसके पहिए टूट चुके हैं और तस्वीरों से साफ जाहिर है कि अगर ये पेड़ न होता तो कंटेनर का हाल इससे भी ज्यादा बुरा होता। लेकिन इस कंटेनर से भी ज्यादा हाल बेहाल उस स्कूटी का है जिसे इसने टक्कर मारी है और जो पुर्जा होकर कंटेनर के नीचे पड़ी है। बताया जा रहा है कि इस कंटेनर ने स्कूटी को इतनी जोर की टक्कर मारी कि उस पर बैठी महिला दूर जा गिरी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। सड़क हादसे की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें भरतपुर की हैं, जहां कामाडीग रोड पर डाक बंगला के पास इस कंटेनर ने बेकाबू होने के बाद स्कूटी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटी चला रही महिला लेक्चरर ज्ञानेश यादव गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं और उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। खास बात यह है कि स्कूटी को टक्कर मारने के बाद भी ये कंटेनर रुका नहीं और उसे घसीटते हुए रोड की दूसरी तरफ ले गया और फिर एक पेड़ से टकराने के बाद ही उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा था। बीच सड़क पर कार आग की लपटों में घिरी थी और आसपास के खड़े लोग दहशत से जलती हुई कार को देख रहे थे। इन लोगों में वो लोग भी शामिल थे जो चंद मिनट पहले तक इस कार में सफर कर रहे थे। जलती हुई कार की ये तस्वीर दौसा से आई है। बताया जा रहा है कि दौसा के भांकरी रोड पर बुधवार की रात चलती कार में आग लग गई। ये कार दौसा कलेक्ट्रेट से भांकरी की तरफ आ रही थी। कार में धुआं और चिंगारी उठते देख इसे चला रहे ड्राइवर ने तुरंत कार रोक दी और उसमें बैठे सभी लोग पलक झपकते ही कार से बाहर निकल आए। जैसे ही कार में बैठे लोग बाहर निकले, उसके चंद पलों बाद ही कार आग के शोलों में बदल गई। फायर ब्रिगेड को आग लगने की खबर तो तुरंत भेज दी गई थी, लेकिन उनके आने से पहले ही कार से आग की लपटें ऐसे उठने लगी मानो कार आसपास मौजूद सभी चीजों को जलाकर खाक कर देगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कुछ देर बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग बुझने के बाद कार की जो तस्वीर सामने आई उससे ये साफ हो गया कि अब इस कार को वापस कार बना पाना नामुमकिन सा है। हाँ, गनीमत इतनी जरूर रही कि इसमें बैठे लोग सुरक्षित बाहर निकल गए थे। जयपुर समेत आसपास के कई जिलों के लिए पानी की लाइफलाइन माने जाने वाले बीसलपुर बांध के हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बांध में अब तक पानी की आवक नहीं के बराबर हुई है और इस वक्त यहाँ महज 23% पानी ही रह गया है। उसमें से भी महज 10% पानी ही पीने लायक है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में आसपास के जिलों में बारिश तो हुई है, लेकिन महज 47 क्यूबिक मीटर पानी ही आया है। ऐसे में अगर सावन में बारिश जोरदार नहीं हुई और बांध में पानी नहीं भरा तो फिर जयपुर और आसपास के जिलों के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पानी के लाले पड़ जाएंगे।
बीसलपुर बाग में अभी पानी की आवक नहीं हुई है, चूँकि भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर इस जगहों पर बारिश अभी नहीं हुई है। बारिश की न होने के कारण अभी हमने एक आंशिक कटौती चालू करी है, तकरीबन 10 MLD नॉर्थ में और 13 MLD साउथ में। साउथ के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की माड़ा योजना के तहत झुंझुनू की 9 छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई है। ये स्कूटी ऐसी छात्राओं को मिली है जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 65% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस मौके पर जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी और जिला परिषद के CEO जयप्रकाश नारायण भी मौजूद रहे। अनुसूचित जनजाति योजना के तहत झुंझुनू के सरकारी स्कूलों में साल 2019-20 में अध्ययनरत छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 65 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें स्कूटी का वितरण किया गया है। मांडा योजना के तहत इस तरह लड़कियों को स्कूटी देने का मकसद उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि वो आगे की पढ़ाई जारी रखें। खास बात यह है कि इन लड़कियों को स्पेशल स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जिन लड़कियों को स्कूटी दी गई है उनमें साक्षी, रजनी, प्रियंका, अंकिता, रोशनी, नेहा, अंकिता, पिंकी और ललिता शामिल हैं। ऐसी बच्चियों को जो 65% प्लस आए हैं उनको स्कूटी वितरण की है। बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और हम उनको बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हैं इसी तरीके से कि उनको स्कूटी वितरण कर रहे हैं। हमारे पिछले साल के जो ड्यूज थी 9 स्कूटी का वितरण, वो स्कूटी का वितरण आज हमने किया है जिला परिषद से। कोरोना को लेकर राजस्थान के लिए एक गुड न्यूज आई है। ये गुड न्यूज भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने दी है। ICMR के मुताबिक उसने जो सीरो सर्वे कराया था उसकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि प्रदेश के 76% लोगों में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी बन चुके हैं। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर ने जबरदस्त कोहराम मचाया था और अब सितंबर-अक्टूबर तक तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में ICMR की ये रिपोर्ट थोड़ी सी राहत भरी खबर की तरह है। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में जून-जुलाई में अलग अलग शहरों से कुल 1226 लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए। इन सैंपल की जब जांच करवाई गई तो उसमें 934 की रिपोर्ट में एंटीबॉडी मिले हैं। सीरो सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी मध्य प्रदेश के लोगों में मिले हैं, जहां 89% लोगों में एंटीबॉडी पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा नंबर आता है। इस तरह सबसे कम एंटीबॉडी केरल में 44% लोगों में मिले हैं। बता दें कि सीरो सर्वे में ब्लड टेस्ट के जरिए देखा जाता है कि कितने लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बने हैं। इससे ये पता चलता है कि कितनी आबादी को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, यानी सीरो प्रिवलेंस है। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। देश के विजयवाड़ा में YSR कांग्रेस के विधायक के बयान के विरोध में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहां सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने गाय से जुड़ा एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने जगन मोहन रेड्डी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सोमू वीर्राजू खुद मैदान में उतरे और कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला। मार्च निकालने से पहले बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने नेताओं के माथे पर टीका लगाया और फूलों की बारिश की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने एक गाय और उसके बछड़े की भी पूजा की। गौ माता की जय, गौ माता की, भारत माता की। बीजेपी ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। गवर्नमेंट मेंटेन एंटी हिंदू साइकोलॉजी। मार्च निकालने के बाद वहां सरकार के खिलाफ धरना भी दिया गया। खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस की सरकार है, जिसके एक विधायक पर आरोप है कि उन्होंने गोमांस खाने की वकालत करते हुए गो हत्या पर पाबंदी वाले कानून को रद्द करने की मांग की थी, जिसके खिलाफ बीजेपी ने पूरे आंध्र प्रदेश में धरना दिया। हैदराबाद के मुर्शिदाबाद इलाके के एक मंदिर में उस वक्त हंगामा होने लगा जब बीजेपी और TRS के समर्थकों में इस बात की होड़ मच गई कि उस इलाके के मंदिर के रख रखाव के लिए रकम उनकी तरफ से दी जा रही है। वो लोग चेक बांटने का श्रेय लेने के लिए मारपीट पर उतारू हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया, क्योंकि मंदिर समिति की बैठक में बीजेपी और TRS के समर्थकों के बीच देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई और बात इतनी बिगड़ गई कि उनके बीच मारपीट तक होने लगी। हंगामा कर रहे लोगों ने वहां तोड़फोड़ भी की, मंदिर की प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचाया।
पुलिस ने हंगामे को शांत करने के लिए उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग उनकी एक सुनने को तैयार नहीं दिखे। इससे पहले मंदिर समिति की बैठक में बीजेपी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। बाद में पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, क्योंकि उन लोगों में श्रेय लेने की होड़ ऐसी मची कि उन्होंने वहां की शांति भंग करके रख दी। जबकि तेलंगाना में मंदिरों के रखरखाव का खर्च सरकार की तरफ से दिया जाता है और मुशीराबाद विधानसभा में कुल 175 मंदिर हैं। पंजाब के लुधियाना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक गुरुद्वारे से दूल्हा दुल्हन को फिल्मी अंदाज में अगवा कर लिया गया, क्योंकि दूल्हा दलित परिवार से है। आरोप है कि लड़की के घर वालों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ नकाबपोश दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाते नजर आए। गुरुद्वारे के सीसीटीवी में आरोपी शादी के बीच में ही डंडे दिखाकर दूल्हा दुल्हन को धमकाते दिखे। 10 से ज्यादा लोगों ने एक साथ हमला बोला, जिनमें 2 के चेहरे पर नकाब नहीं थे। पुलिस का दावा है कि ये लड़की पक्ष के थे, जिन्होंने दोनों के साथ मारपीट की और फिर उन्हें अगवा कर लिया। पता लग गया जी कुड़ी दी फैमिली हैगी है जी, उन्हां वल्लों ये कीता गया जी। बताया जा रहा है कि दूल्हे के दलित होने की वजह से लड़की के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उनकी नहीं चली तो उन्होंने ये साजिश रची। मुंडे ने लेकर चलने आ, कुड़ी ने भी जो कर रहा तुसी कर लो। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खास बात यह है कि लड़का लड़की बालिग हो तो शादी के लिए घर वालों का राजी होना कानून की नजर में जरूरी नहीं है, लेकिन लड़की अपनी मर्जी से शादी करे और वो भी दूसरी जाति के लड़के से, तो हम में बहुत से लोगों की झूठी शान को ठेस लगती है, जिसके लिए बड़े से बड़ा गुनाह करने से भी नहीं हिचकते, जो आला दर्जे की बेवकूफी है, क्योंकि तब 2 लोगों या परिवारों को लुधियाना जैसा मामला कानून की नजर में गंभीर अपराध और पूरी दुनिया के सामने तमाशे में बदल जाता है। बिहार के पूर्णिया से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया, जहां दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग कुछ ही मिनटों में फैल गई, जिसके बाद दुकानों से लपटें उठने लगी और अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें यहीं नहीं रुकी और उसने अगल बगल की दवा दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब तक दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचते तब तक 3 दुकानें तो पूरी तरह से जल गईं। आग इतनी भीषण थी कि इसको बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। शॉर्ट सर्किट होने से जो आग लगा है और लगभग बेचारे का 50 लाख रुपया का नुकसान हुआ है। रात 1 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं, लेकिन जब पानी की बौछारों से भी काम नहीं चला तो खुदाई करने वाली मशीन लगाकर पहले दुकानों से सारा सामान बाहर निकाला गया, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। बताया गया है कि इस घटना में करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। झारखंड के धनबाद में रेलवे ने अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। इस दौरान हंगामा न हो इसलिए भारी तादाद में पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुलिस की सुरक्षा में रेलवे की टीम ने गैर कानूनी तरीके से बनाए गए मकानों को तोड़ना शुरू किया। तकरीबन 100 घरों को खुदाई करने वाली मशीन के जरिए तोड़ा गया। साथ ही सरकारी क्वार्टर में कब्जा जमाए लोगों को भी बाहर किया गया। रेलवे का मकान है जिसमें अवैध रूप से लोग कब्जे करके रह रहे थे। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कई लोग अपने मकानों से सामान बाहर निकालते दिखे और कई लोगों का सामान पहले से ही बाहर बिखरा नजर आया। हालांकि इन्हें मकान खाली करने की चेतावनी 1 साल पहले से ही दी जा रही थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब तक 450 क्वार्टर नहीं खाली हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। मकान तोड़ने के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन या बवाल ना हो इसलिए आरपीएफ के साथ पुलिस भी तैनात रही। मौसम की मार से हिमाचल प्रदेश भी नहीं बच सका है। वहां भी पहाड़ खिसकने और बादल फटने से भारी तबाही मची है। अलग अलग जगहों पर मौसम के कहर से 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लापता बताए गए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही राज्य के लिए रेड अलर्ट यानी बेहद भारी बारिश होने का अनुमान जताया था, जो पूरी तरह सही साबित होता दिखा। मौसम का रौद्र रूप सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति में देखने को मिला, जहां बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। पहाड़ों से मलबे का सैलाब बहने लगा। उसकी आवाज ऐसी थी कि जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। बादल फटने और उसके बाद आए सैलाब के साथ ही लोगों पर परेशानियों का अंबार टूट पड़ा। इतना ही नहीं, जगह जगह चट्टानें भी खिसक कर पहाड़ों से नीचे गिर गईं, जिससे कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए।
एक इलाके में तो रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, क्योंकि पहाड़ों से घिरे मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की खबर थी। राहत और बचाव की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में जुटी रहीं। जहां पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां उन्होंने सीढ़ियां लगाकर खुद के लिए रास्ता बनाया। बाद में रस्सी के सहारे उन लोगों की जान बचाई गई जिनकी सांसें कुदरत की मार झेलने के बाद भी बची हुई थीं। और कई इलाके तो ऐसे भी थे जहां राहत और बचाव दल भी नहीं पहुंच सका, क्योंकि चट्टानें गिरने से रास्ते बंद हो चुके थे। कुछ यही हाल कुल्लू का भी रहा, जहां की एक सड़क पर इतना मलबा गिर गया कि कुछ गाड़ियां उसमें बुरी तरह से फंस गईं। उनमें सवार लोगों ने बाहर निकलकर किसी तरह जुगाड़ लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ियां टस से मस नहीं हुई। लगातार बारिश होने की वजह से वो इलाका इतना फिसलन भरा हो गया कि पैदल चलने वालों की भी सांसें अटक गईं। एक कार पर तो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गईं कि उसका नामो निशान तक मिट गया। लाहौल स्पीति की तरह ही कुल्लू में भी पहाड़ों से पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। बाढ़ के रास्ते में आने वाली हर चीज बहती चली गई। कई मकानों को भी बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। इस आफत को देखते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों और पर्यटकों से अगले कुछ दिनों तक सावधानी बरतने की अपील की है। खासतौर से मैं टूरिस्ट जितने भी हैं, मेरा उनसे आग्रह है, जब तक ये बारिश की जो चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के द्वारा, तब तक के लिए वो अपनी मूवमेंट को जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। राजधानी शिमला भी मौसम की मार से नहीं बच सकी। वहां भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन भारी भरकम पेड़ों को हटाना आसान भी नहीं था। पहले उन्हें मशीन की मदद से टुकड़ों में काटा गया और फिर धीरे धीरे हटाया गया। कुछ पेड़ तो बिजली के तारों पर गिर गए, जिससे पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। इससे भी लोगों की मुसीबत बढ़ गई। किश्तवाड़ में बचाव अभियान चल ही रहा था कि अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास भी अचानक बादल फट गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि बादल फटने के बाद बारिश होने लगी और पहाड़ से मलबा इतनी तेजी से नीचे गिरने लगा कि एक बार को तो ये समझ पाना मुश्किल हो गया कि वो मलबा है या कोई झरना। मिट्टी के साथ छोटे बड़े हर तरह के पत्थर काफी देर तक नीचे गिरते रहे। पानी पत्थर आ रहे पूरा। इन हालात को संभालने के लिए वहां फौरन एसडीआरएफ की 2 टीमें भेजी गईं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि इस मुद्दे पर उनकी जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात हुई है। महामारी की वजह से लगातार दूसरे साल अमरनाथ यात्रा रद्द है, इसलिए वहां कोई श्रद्धालु नहीं था, लेकिन अर्धसैनिक बल के जवानों के कैंप मौजूद थे, जो बादल फटने के बाद पानी और मलबे से बर्बाद हो गए। और वहां मौजूद जवानों की खोज खबर लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने उप राज्यपाल से बात की है। और चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खास खबरें। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे को देखते हुए थाईलैंड में एक बार फिर तैयारी तेज कर दी गई है। राजधानी बैंकॉक में गत्ते से बने बेड वाला एक अस्पताल तैयार किया गया है। ये कदम वहां पर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए उठाया गया है, ताकि उनके इलाज में कोई परेशानी न हो। और इसके लिए बैंकॉक में एयरपोर्ट के एक बड़े गोदाम को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। इस अस्पताल की खास बात यह है कि यहाँ कोरोना मरीजों के इलाज के लिए गत्ते के बेड लगाए गए हैं, वो भी 1-200 नहीं बल्कि पूरे 1800। ये सभी बेड हूबहू पलंग की तरह दिखते हैं, जिन्हें वहाँ मौजूद कर्मचारी गद्दे, तकिया और चादर रखकर तैयार करते नजर आए। बताया गया है कि गत्ते के बेड से कोरोना के फैलने का खतरा कम होगा, क्योंकि इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाएगा। इसके अलावा इस बेड को बनाना भी काफी आसान है।